Hello dear students and friends, welcome to my channel. I am DC Katre, A Star Institute of Mathematics, गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ HSC न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स, इस सीरीज का लेक्चर नंबर 7। तो आखिर तक बने रहिए। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अब तक आपने यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आने वाले जो वीडियोज़ है उनके नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स, इसकी शुरुआत हमने किए थे लेक्चर नंबर 1 से, जिसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स हमने सीखा था। देन लेक्चर नंबर 2 में एक्सरसाइज नंबर 5.1 को हमने स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर तो 8 तक हमने सॉल्व किए थे। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 5.1 को हमने यहाँ पर एंड किया था, और साथ में सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन एंड सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन के प्रूफ्स हमने देखा था। देन लेक्चर नंबर 4, इसमें एक्सरसाइज नंबर 5.2 के सारे एग्जाम्पल्स को हमने सॉल्व किए थे। देन लेक्चर नंबर 5 एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, प्रोजेक्शंस, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये एक बेसिक लेक्चर था, और जिसका यूज़ करके हमने लेक्चर नंबर 6 में एक्सरसाइज 5.3 के सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व किए थे। और आज के लेक्चर नंबर 7 में हम स्टडी करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, एंड इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित एक्सरसाइज नंबर 5.4 के कुछ एग्जाम्पल्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लेक्चर नंबर 5 में हमने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इस टॉपिक को स्टडी किए थे। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के दो टाइप, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। हमारे पास दो वेक्टर्स है, जैसे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और हमें इन दोनों का निकालना है प्रोडक्ट। तो इसके दो प्रोडक्ट है, मतलब दो टाइप से हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो डॉट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, एक डॉट और दूसरा क्रॉस। स्केलर प्रोडक्ट को ही हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ध्यान रखिए, जब हम इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, तो आने वाला जो आंसर होता है वो एक वैल्यू होती है, मतलब मैग्नीट्यूड हमें मिलता है। स्केलर को हमने डिफाइन किए थे कि ओनली हैविंग अ मैग्नीट्यूड। एंड वेक्टर प्रोडक्ट में, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, जब हम इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मैग्नीट्यूड भी मिलता है और साथ में डायरेक्शन भी मिलती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस। स्केलर को हम डॉट कहते हैं, वेक्टर को हम क्रॉस कहते हैं। जब दोनों वेक्टर का डॉट निकालते हैं तो हमें मैग्नीट्यूड मिलता है, और जब उन दो वेक्टर का हम क्रॉस फाइंड आउट करते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ में हमें डायरेक्शन भी मिलता है। ठीक है, इसके हमने फार्मूले की भी पहले स्टडी कर चुके हैं लेक्चर नंबर 5 में। ए डॉट बी इक्वल्स टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और जब हम यहाँ पर क्रॉस का फार्मूला देखते हैं तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। और यदि हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर एन यदि नहीं लगाते तो यही बनता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। सिंपली आपको याद रखना है कि स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा, एंड वेक्टर मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, ये है नॉन जीरो वेक्टर्स। ये क्या है? नॉन जीरो वेक्टर्स। और ये जो एंगल होगा, मतलब कॉस थीटा में जो थीटा है, साइन थीटा में जो थीटा है, ये क्या है? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, मतलब ये दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनके बीच का ये जो एंगल है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कि जो दोनों टाइप हम लेक्चर नंबर 5 में स्टडी कर चुके हैं, इसका रिवाइज हम यहाँ पर देख लेते, वो समझ में आ गया होगा। स्केलर प्रोडक्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने लेक्चर नंबर 5 में स्टडी किए थे, और उसका यूज़ करके एक्सरसाइज नंबर 5.3 के एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया था। और आज के लेक्चर नंबर 7 में हम स्टडी करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट, साथ में प्रॉपर्टीज, जिसका यूज़ करके हम एक्सरसाइज नंबर 5.4 को सॉल्व कर पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। याद क्या रखना है? स्केलर मतलब डॉट, डॉट
प्रोडक्ट हम जब फाइंड आउट करते हैं तो हमें मैग्नीट्यूड मिलता है और उसके फार्मूले में कॉस थीटा होता है। और हम यदि बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की, तो वेक्टर को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं और उन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन मिलता है और उसके फार्मूले में साइन थीटा होता है। बस इतना याद रखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट अप टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट अप टू वेक्टर्स, एक स्पेस में ए बार और बी बार ये दो नॉन जीरो वेक्टर्स है और थीटा उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। जैसे कि ये दो वेक्टर्स है ए बार एंड बी बार और ये है उन दोनों के बीच का एंगल जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें इन दो वेक्टर्स का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। अब यदि हम यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर नहीं लिखना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मॉड लगा देंगे। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा। ये कब होगा, जब हमारे यूनिट वेक्टर ये क्या होगा, 1 होगा। ये आपको फार्मूला समझ में आ गया। फार्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट हैंड रूल का यूज करके भी हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। जैसे हमारा जो राइट हैंड है उसकी हमको मुट्ठी बांधना है, तो मुट्ठी बांधने के बाद जो हमारा अंगूठा होता है या तो वो अपर साइड में होगा या फिर लोअर साइड में होगा। इमेजिन कीजिए, जब हमारा अंगूठा यदि अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब ऊपर के साइड में है, और हमारी जो मुट्ठी है उसका रोटेशन कैसे होगा, मतलब हम जो मुट्ठी बांधेंगे तो उसका रोटेशन देखिए। जैसे ये वेक्टर ए है, यहाँ पे हमारी एक उंगली है और वेक्टर बी पर दूसरी उंगली है। समझ में आ रही बात। और हम क्या कर रहे हैं, हमारी मुट्ठी को बांध रहे हैं। तो बांधने के बाद उसका जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। मतलब इस तरह, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा रोटेशन है। बात आ रही है आपको समझ में। ये देखिए, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और ऐसे वक्त जो हमारा ये अंगूठा है अपर साइड में, ये क्या बनेगा, ये बनेगा उन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ए क्रॉस बी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। एक हमारी मुट्ठी है और मुट्ठी को हम क्या कर रहे हैं, बांध रहे हैं। और मुट्ठी को बांधते वक्त हमारा जो रोटेशन है वो क्या होगा, जब अपर साइड में यदि हमारा अपरवर्ड डायरेक्शन में यदि हमारा अंगूठा है तो हमारा जो हाथ का जो रोटेशन है वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब ए टू बी होगा। इस डायग्राम के ऊपर से यदि हम देखें तो ये देखिए, इसको समझने के लिए मैं और एक बना रहा हूँ। ये एक प्लेन है हमारा, इस प्लेन में ये दो वेक्टर है ए और बी। ये देखिए, इसके साथ कंपेयर कीजिए आपके हाथ के साथ में। तो स्टार्टिंग ए से बी की तरफ, तो सपोज वेक्टर ए बार और वेक्टर बी बार है और उसका रोटेशन क्या है, कौन से डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। और ये जो हमारा ये अंगूठा था, ये देखिए ऊपर, ये अंगूठा जो था यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, ए क्रॉस बी मिल रहा है। बात आ गई समझ में। और ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर एन। अब ये अपवर्ड वर्ड है करके यूनिट वेक्टर एन, यदि यही बात हम डाउन वर्ड रहता तो ये माइनस आ जाता। ठीक है, रोटेशन यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर ए क्रॉस बी, और यही यदि क्लॉकवाइज यदि होता है तो ऐसे वक्त क्या होगा, हम इसके नेक्स्ट डायग्राम में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट डायग्राम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। राइट हैंड रूल जो है, हमारा जो राइट हैंड है, हम उसकी जब मुट्ठी बांधते हैं तो हमारा जो अंगूठा है यदि अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब हमारा जो रोटेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, मतलब ए टू बी। ऐसे वक्त उन दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता है और उनका जो कॉम्बिनेशन है, मतलब उनका क्रॉस को हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट डायग्राम, अभी दूसरी डायग्राम देखिए। अब वही हमारा जो हाथ है, हम यदि उस हाथ को उल्टा कर देते हैं, मतलब हमारा जो उंगली है, अंगूठा जो हमारा अंगूठा है उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। और जब हम ऐसे डाउनवर्ड में जब हम वो मुट्ठी बांधते हैं तो हमारा जो रोटेशन होगा, हाथ का जो रोटेशन होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। बात आगे समझ में। जब हमारा अंगूठा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो एंटी क्लॉकवाइज, और जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा अंगूठा होगा तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, रोटेशन क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए। तो देखिए यहीं पे हम बात कर रहे हैं।
शुरुआत हमने पिछले इसमें क्या किए थे, A to B, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, B to A हो रहा है। ये देखिए B to A और ऐसे वक्त जो हमारा अंगूठा है मतलब ये क्या होगा, B क्रॉस A होगा। ठीक है, तो देखिए दूसरे डायग्राम के ऊपर से एक प्लेन है, यहाँ पर ये वेक्टर A बार और ये वेक्टर B बार, रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज है मतलब B से लेकर A तक, तो हमें इसे क्या लिखना है, B क्रॉस A लिखना है और इसकी जो डायरेक्शन है डाउनवर्ड होने की वजह से निगेटिव n होगा। यानी हम यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि A क्रॉस B इक्वल्स टू निगेटिव B क्रॉस A होता है। A क्रॉस B को हम निगेटिव B क्रॉस A लिख सकते हैं या फिर B क्रॉस A को हम निगेटिव A क्रॉस B भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अपर जो डायरेक्शन है ये हो गया A क्रॉस B और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है ये है B क्रॉस A, बट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हम इनको दोनों को जब इक्वल दिखाते हैं तो क्या आता है, निगेटिव आता है। तो ये हो गया राइट हैंड रूल, जिसके ऊपर का रिजल्ट आपको समझ में आ गया। A क्रॉस B इट इज़ इक्वल्स टू माइनस B क्रॉस A या फिर B क्रॉस A इट इज़ इक्वल्स टू माइनस A क्रॉस B। ठीक है, राइट हैंड रूल आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सिर्फ ये हमारे हाथ के ऊपर का पूरा खेल था। जो अंगूठा यदि अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ऐसे वक्त हमारा जो हाथ का रोटेशन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। ऐसे वक्त हमें जो हमारा अंगूठा है वो क्या होगा, A क्रॉस B होगा। और वही हाथ को हम यदि उल्टा रखते हैं मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में यदि हमारा अंगूठा होता है तो ऐसे वक्त हमारा रोटेशन B to A होता है मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। और ऐसे सिचुएशन में जो हमारा अंगूठा है उसको हम क्या लिखेंगे, B क्रॉस A लिखेंगे। और हमारे दो रिजल्ट निकलते हैं कि A क्रॉस B इक्वल्स टू निगेटिव B क्रॉस A या फिर B क्रॉस A इक्वल्स टू निगेटिव A क्रॉस B। स्टूडेंट्स, ये जो राइट हैंड रूल हमने स्टडी किए थे तो यहाँ पर देखिए ये जो डायग्राम है इसको मैं थोड़ा सा और एक बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो दो वेक्टर है हमारे, ये दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, A क्रॉस B होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, B क्रॉस A होता है। ये अपने को पता है। बट ये जो A क्रॉस B है ये क्या होगा, इस वेक्टर A और B को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ध्यान रखिए, मतलब A क्रॉस B को A क्रॉस B क्या है, परपेंडिकुलर है। उसी तरह A और B को ये B क्रॉस A B क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ कौन से रिजल्ट निकलते हैं या फिर कौन से ऐसे रिजल्ट है जिसका हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट नंबर, ये तो हमें पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर n इक्वल्स टू 1। ठीक है। सेकंड नंबर, A क्रॉस B इज अ परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन ऑफ A बार एंड B बार। दो वेक्टर है, उसका परपेंडिकुलर क्या बनेगा, A क्रॉस B बनेगा। इसके पहले जो हमने डायग्राम देखे थे कि ये वेक्टर A बार और ये वेक्टर B बार, ये दोनों का यहाँ पर ये जो हम A क्रॉस B लिखते थे तो मतलब ये जो वेक्टर है इनको क्या होता था, परपेंडिकुलर होता था, जिसे हम A क्रॉस B से रिप्रेजेंट करते थे। सीख चुके हो आप इसके पहले। ठीक है। नंबर 3 है, अब यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है हमको। अब यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है अलॉन्ग A क्रॉस B, ऐसा क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, मतलब दो वेक्टर दिए हुए रहेंगे A और B और वो परपेंडिकुलर है ऐसा बोला जाएगा और क्वेश्चन बोला जाएगा कि फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो ऐसे वक्त हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर n इक्वल्स टू प्लस माइनस A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। ये हो गया थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी। इसके बाद नंबर 4 देखिए, इफ A क्रॉस B इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B बार इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n, देन B क्रॉस A क्या होगा। अब देखिए A क्रॉस B में हमारा जो रोटेशन था वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, मतलब यहाँ पे यूनिट वेक्टर हमने क्या लिखे थे, पॉजिटिव n लिखे थे। बट जब हम सेकंड डायग्राम को देखें तो सेकंड डायग्राम में क्या था, नेगेटिव n था। ध्यान दीजिएगा वो डायग्राम की तरफ, है ना, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो माइनस है नेक्स्ट स्टेप में सामने आ जाएगा, सामने आ गया। अब ये देखिए ये क्या है, ये है A क्रॉस B। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंपली माइनस के आगे क्या लगा देंगे, A क्रॉस B लगा देंगे। मतलब हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, B क्रॉस A इक्वल्स टू निगेटिव A क्रॉस B, या फिर हम A क्रॉस B को निगेटिव B क्रॉस A भी लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 समझ में आ गया। इसके बाद नंबर 5, इफ A बार एंड B बार आर नॉन जीरो वेक्टर्स। A बार और B बार ये क्या है, दो नॉन जीरो वेक्टर्स है, सच दैट A बार इज पैरेलल टू B बार। और A बार
और बी बार, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। मतलब पैरेलल यानी क्या, उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो होगा। अब जैसे ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है और इनके ये दोनों भी वेक्टर क्या है, पैरेलल है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो होगा। मतलब थीटा क्या होगा, जीरो होगा। और जब थीटा जीरो है और ये यदि हम ए क्रॉस बी में पुट करते हैं तो साइन थीटा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और साइन थीटा जीरो जीरो, यानी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ये हो गया 5 नंबर। इसके बाद नंबर 6 है, इफ ए बार बी बार सी बार आर एनी 3 वेक्टर्स, ए बार बी बार सी बार ये 3 वेक्टर्स है, देन इसके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से दो रिजल्ट देखिए। ए क्रॉस इन ब्रैकेट बी प्लस सी क्या होगा, सबसे पहले हम ए क्रॉस बी करेंगे प्लस ए क्रॉस सी करेंगे, ठीक है, इसे कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब राइट इन ब्रैकेट बी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार, तो क्या है, ब्रैकेट के अंदर ये दो वेक्टर है और दोनों के बीच का एडिशन है और इनको हमको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस करना है ए के साथ, तो क्या करेंगे, बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 7, इफ ए बार एंड बी बार आर एनी 2 वेक्टर्स, दो वेक्टर्स है ए बार और बी बार, और एम एन ए क्या है, 2 स्केलर्स है, मतलब एम एन ये 2 कॉन्स्टेंट्स है और ए बार बी बार ये 2 वेक्टर्स है। देन जब हम इस m को a क्रॉस b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसको m डॉट a बाहर क्रॉस b लिख सकते हैं या फिर a क्रॉस m इंटू बी लिख सकते हैं। ये दो रिजल्ट है इसके। और सेकंड नंबर m a क्रॉस n b इक्वल्स टू m n इंटू a क्रॉस b, यानी क्या होगा, हम ये जो स्केलर है स्केलर का स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर का वेक्टर के साथ में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये नंबर 7। नेक्स्ट नंबर 8, इफ आई जे के, अब ये आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर्स है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आई, वाई के रिस्पेक्ट में जे और के जेड के रिस्पेक्ट में के, ये आपको पता है, अलॉन्ग द कोटर्मिनस एक्सिस एक्स वाई जेड, ठीक है। देन इसके 3 रिजल्ट, आई क्रॉस आई इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस के होगा 0, याद कीजिए आप, हम ये ऐसा पढ़ चुके हैं पहले। आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के, यानी आई और जे का जब हम क्रॉस निकालेंगे तो बचा क्या, यहाँ पर के बचा, तो डायरेक्ट लिख लो। जे क्रॉस के में क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। अब यहाँ पर जे और के है तो आई बच गया। के क्रॉस आई में क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये साइक्लिक फॉर्म में, मतलब आई के बाद जे, जे के बाद के और के बाद आई, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, जो मिसिंग है उसको पॉजिटिव लिख रहे हैं। अब यही बात यदि रिवर्स है, जैसे जे क्रॉस आई, अब जे के बाद आई मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब वो हमने चेंज कर दिए, उल्टा कर दिए, तो आई क्रॉस जे को क्या लिखे थे, के, बट जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस के आएगा। जे क्रॉस के को हम आई लिखते हैं तो के क्रॉस जे को हम माइनस आई लिखेंगे, के क्रॉस आई को हम जे लिखते हैं तो आई क्रॉस के को हम माइनस जे लिखेंगे। ये देखिए साइकिल फॉर्म, आई के बाद जे, जे के बाद के, ठीक है। अब ऐसा यदि हो गया तो हम निगेटिव लिखते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया नंबर 8। अब इसके बाद बहुत बार आपने इसका यूज कर चुके हो, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म, हमारे पास में 2 वेक्टर है, वेक्टर ए है a1i प्लस a2j प्लस a3 के, और सेकंड वेक्टर b है b1i प्लस b2j प्लस b3 के, आर द 2 वेक्टर्स इन द स्पेस, और इन दोनों का हमें निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो याद कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट यदि है तो हमने क्या किए थे, डिटर्मिनेंट का फॉर्म आता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन आई के कोएफिशिएंट के साथ, जे के कोएफिशिएंट का जे के कोएफिशिएंट के साथ, और के कोएफिशिएंट का के कोएफिशिएंट के साथ। यदि हम इन 2 वेक्टर का डॉट निकालते तो हम क्या करते हैं, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 प्लस, बस खत्म। बट क्रॉस में क्या होगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा, जिसमें भी फर्स्ट रो में यूनिट वेक्टर्स लिखेंगे, मतलब आई जे के, फिर किन 2 वेक्टर्स का क्रॉस निकालना है, तो ए और बी का निकालना है। तो सेकंड रो में वेक्टर ए के कोएफिशिएंट्स और थर्ड रो में वेक्टर बी के कोएफिशिएंट्स, एकदम सिंपल है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, फर्स्ट रो में आई जे के और सेकंड इसमें a1 a2 a3 और इसमें b1 b2 b3। अब ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है और उसका बेसिक भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, स्मॉल a11 के पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो इनटू कैपिटल A11, मतलब उस पोजीशन के एलिमेंट का कोफैक्टर, प्लस स्मॉल a12 इंटू कैपिटल A12 प्लस स्मॉल a13 इंटू कैपिटल A13। ये एक्चुअल रिजल्ट है। ये डिटर्मिनेंट मतलब मैट्राइसिस चैप्टर में भी ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ प्लस लगेगा फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, पहले प्लस लगाते हैं, बाद में माइनस, फिर प्लस। पर कोई नहीं बताता कि बीच में माइनस क्यों लगता है। बोलते हैं कि ये पहले प्लस ले लीजिए फिर माइनस ले लीजिए फिर बाद में प्लस लगा दीजिए, पर एक्चुअली ये रीजन है। यानी ये क्या है, एक कोफैक्टर है।
तो कोफैक्टर निकालते हैं तो ये a11 का फार्मूला क्या है, -1 टू द पावर 1 + 1, -1 का पावर 2 क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए हम पॉजिटिव लिखते हैं। फिर a12 मतलब -1 का पावर 1 + 2, 1 + 2 क्या होगा 3, और -1 का पावर 3 क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए हम सेकंड नंबर पे क्या लगाते हैं, नेगेटिव लगाते हैं, और थर्ड में पॉजिटिव लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रॉपर्टीज़। इसके बाद एक और रिजल्ट है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स हैं हमारे पास में ए और बी, और वो एंगल है 0 से लेकर तो 180 के बीच में, और ऐसे वक्त हमें एंगल यदि फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला है क्रॉस के वक्त a क्रॉस b इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा, ये तो हमें पता है। तो फिर साइन थीटा निकालते वक्त हमें क्या करना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b को भेजना होगा अपोजिट साइड। तो साइन थीटा क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ b। बहुत आसान है, दो वेक्टर है और हमको इस तरह से बोला गया है कि ऐसे कंडीशन में ये हमको एंगल फाइंड आउट कीजिए, तो हमें ये फार्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये फार्मूला समझ में आ गया। अब हम एक्सरसाइज के पहले एक लास्ट टॉपिक देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, यहाँ पे हमने जो थ्योरी लिखे है उसको पहले हम पढ़ लेते हैं, बाद में उसको समझेंगे। क्या बोल रहा है, इफ़ ए बार एंड बी बार आर रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विद द सेम इनिशियल पॉइंट। यहाँ पे क्या है, ये वेक्टर ए बार है और ये वेक्टर बी बार है, और ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, और इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। देन दे डिटरमाइंड अ पैरेललोग्राम। जब हम इस तरह से इसको अरेंज करेंगे, ये ए बार और ये बी बार, इसके अपोजिट में ये हो गया ए बार और ये बी बार, तो हमें यहाँ पर एक फॉर्म नज़र आ रहा है, वो है पैरेललोग्राम। अब इसका इस पैरेललोग्राम की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो बेस है वो बेस क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा। बेस क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है एरिया। अब एरिया ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मैंने यहाँ लिखा भी है, देखिए एरिया ये स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए हम इसको मैग्नीट्यूड में लगाते हैं, है ना। स्केलर के लिए मैग्नीट्यूड, और यदि वेक्टर रहा तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये देखिए पैरेललोग्राम नज़र आ रहा है, तो पैरेललोग्राम को हम यहाँ से हम ये कंसिडर कर रहे हैं। देखिए अब एरिया पैरेललोग्राम फाइंड आउट करते तो फार्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब बेस इंटू हाइट, अब यहाँ बेस तो हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार ये बेस है, बट हाइट ये क्या है, तो ये जो हाइट है, इस हाइट को फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला है। देखिए अब हम यहाँ पर ये ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये है थीटा। अब हमें यहाँ से यदि साइन थीटा फाइंड आउट करना है तो फार्मूला क्या बनता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट क्या है, ए बी है, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है। तो देखिए ये रेड इंक में साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। ए सी बराबर क्या दिया है, तो बी बार है, तो ए बी को हम बी बार, ए सी को हम बी बार ले रहे हैं। और यहाँ से यदि हमको ए बी निकालना है तो ए बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा, तो ये मिल गया हमको ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा, ये हमें क्या मिल गया, ए बी, मतलब हाइट मिल गई। और फार्मूला क्या बोलता है, एरिया पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट है, बेस इंटू हाइट, तो बेस है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और हाइट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा। अब ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला कहाँ पे था, हमने कहाँ पे स्टडी किए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी में पढ़े हो ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। बहुत आसान फार्मूला है। अब ये फार्मूला हम यूज कहाँ पे करेंगे, यदि हमको बोला गया है कि एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, दो एडजेसेंट साइड्स यदि गिवन है, ऐसे सिचुएशन में हम इस फार्मूले का यूज करके एरिया पैरेललोग्राम फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया रहेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर ए बार इक्वल्स टू समथिंग एंड बी बार इक्वल्स टू समथिंग, एंड देन यूजिंग दिस फार्मूला क्या फाइंड करते हैं हम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हमको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। जैसे हमें ऊपर में मैं आपको बता चुका हूँ ए क्रॉस बी, यदि कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, तो जब हम पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड, और जो आंसर होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। और लास्ट में क्या लगा देंगे, स्क्वायर यूनिट, एरिया निकाल रहे करके। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आज मैंने जितना कॉन्सेप्ट आपको बताया है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करके एक्सरसाइज को हम अब सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.4 के एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स,
एक्सरसाइज नंबर 5.4 के जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये मैंने कहा था कि इसके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, इनकी जो एक्सरसाइज है सभी के सभी मॉडिफाइड की गई है। मतलब आप जब ओल्ड बुक की बात करोगे उसके साथ जब आप इसको कंपेयर करोगे तो कॉन्सेप्ट आपको तो वही नज़र आएंगे, बट एग्जाम्पल्स मैक्सिमम एग्जाम्पल्स चेंज किए गए हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। और सबसे पहली बात, कोई भी एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए उसमें क्या बोला गया है और क्या दिया गया है ये हमको समझना जरूरी है। ये यदि आपको समझ में आ गया तो प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ ए बार इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस के, बी बार इक्वल्स टू i माइनस 4j प्लस 2k, देन फाइंड इन ब्रैकेट ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार। क्या बोला है, ए बार और बी बार है गिवन और हमें ये फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम a प्लस बी निकालेंगे, मतलब इन दो वेक्टर का सम, और a माइनस बी निकालेंगे, मतलब इन दो वेक्टर का डिफरेंस, और फिर उन दोनों का निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत आसान एग्जाम्पल है, समझ में आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। गिवन ए बार और बी बार, नाउ a प्लस बी, ये हो गया a बार प्लस ये b बार। अब हम यहाँ एडिशन जब करते हैं तो क्या करते हैं, i का जो कोएफिशिएंट है उसका एडिशन i के साथ करेंगे, j का j के साथ करेंगे, k का k के साथ करेंगे। तो ये आप पहले स्टडी कर चुके हो, सम एंड डिफरेंस। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके पहले ऐसे हो चुके हैं। तो देखिए हम डायरेक्ट लिखते हैं 2i प्लस 1i कितना 3i, ये हो गया 3i, 3j माइनस 4j, 3 माइनस 4 कितना -1 मतलब माइनस j, माइनस k 2k मतलब -1 प्लस 2 कितना होगा +1 होगा मतलब +k। तो ये क्या मिल गया हमको, a बार प्लस b बार। अब इसी तरह इसका हम निकालेंगे डिफरेंस, एंड a बार माइनस b बार। अब डिफरेंस निकालना है, ये हो गया a बार और ये b बार और दोनों का डिफरेंस। अब डिफरेंस में भी वही होगा, i का कोएफिशिएंट का डिफरेंस i के साथ, j माइनस j और k माइनस k, तो 2i माइनस i। अब जब डिफरेंस निकालते हैं तो सेकंड जो ब्रैकेट है इसके बाहर यदि माइनस है तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए अपनी ये माइनस है तो ये ब्रैकेट हटा दिए तो -i प्लस 4j माइनस 2k हो गया। अब करिस्पॉन्डिंग i का i के साथ कैलकुलेशन, 2i माइनस 1i मतलब 1i, 3j प्लस 4j मतलब 7j, माइनस k माइनस 2k मतलब -3k। तो ये मिल गया हमको a बार माइनस b बार। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ये जो रिजल्ट है इसका क्रॉस करना है, मतलब a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। अब क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको जब भी बताया था कि कोई भी दो वेक्टर का यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम उसका रिजल्ट आता है, जिसमें फर्स्ट रो में हम लिखते हैं यूनिट वेक्टर्स। तो देखिए लिख लिए हमने i j के। अब किन दो वेक्टर का क्रॉस निकालना है, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो जो फर्स्ट वेक्टर होगा उसके कोएफिशिएंट लिखेंगे हम सेकंड रो में, और जो सेकंड वाला जो वेक्टर होगा उसके कोएफिशिएंट लिखेंगे थर्ड रो में। तो a प्लस बी हमने क्या निकाले थे, 3i माइनस j प्लस के, मतलब यहाँ पे क्या है 3 माइनस 1 1 है, तो 3 माइनस 1 1। फिर a माइनस बी में क्या था, i प्लस 7j माइनस 3k मतलब 1 7 माइनस 3 1 7 माइनस 3। अब ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है। सबसे पहले i फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका फार्मूला आपको पता है, a11 इंटू कैपिटल A11 प्लस स्मॉल a12 इंटू कैपिटल A12 प्लस स्मॉल a13 इंटू कैपिटल A13। ओके, अब स्मॉल a11 की पोजीशन पे क्या है तो i है, तो i जैसे के वैसे लिखेंगे। उसके बाद a11 मतलब कोफैक्टर, a11 होता है -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू कैपिटल M11, या पहले पढ़ चुके हो बेसिक क्लास। तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होने की वजह से हम यहाँ पे क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। ओके, और M11 मतलब माइनर निकालना है, किसके पोजीशन का, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की पोजीशन का माइनर। अब माइनर कैसे निकालते हैं, जिस पोजीशन के एलिमेंट का माइनर हमें निकालना है तो उस पोजीशन वाले रो और कॉलम को हमें करना होता है डिलीट, और जो एलिमेंट बचते हैं उसका निकालते हैं हम डिटर्मिनेंट। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये आप पहले लोअर क्लास में पढ़ चुके हो, 11th में भी पढ़े हो, 12th को भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाया था। तो देखिए अब ये हमें निकालना है माइनर, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, क्या बचेगा -1 1 7 माइनस 3, -1 1 7 माइनस 3। फिर स्मॉल a12, अब स्मॉल a12 के पोजीशन में क्या है, जे है। अब यहाँ पे माइनस कैसे लगता है, क्या बोलते हैं बाकी के, प्लस माइनस प्लस लगा दीजिए, बस ऐसी ही रूल है। बट ये माइनस कैसे लगता है, जब भी मैंने आपको बताया। a12 मतलब a12 यानी क्या, -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू कैपिटल M12। अब -1 का पावर 3 मतलब माइनस, इसलिए -j, और M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, बचेगा क्या 3 1 1 -3, 3 1 1 -3। उसके बाद है स्मॉल a13,
तो स्मॉल a13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के पोजीशन पिक किए है तो पॉजिटिव के, और ये रो और कॉलम को डिलीट कर दो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बचेगा 3 -1 1 7। ठीक है, अब इसको तो सॉल्व करते आता ही है। आई जैसे के वैसे फर्स्ट क्रॉस होगा +3 -7 माइनस जे इंटू फर्स्ट क्रॉस -9 -1 प्लस के इंटू फर्स्ट क्रॉस 7 × 3 21 माइनस 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 से प्लस होगा +1 3 - 7 कितना -4i -9 -1 -10 21 + 1 22। अब इसको हम लिख सकते हैं -4i +10j +22k। अब बताइए क्या डिफ़िकल्टी इसमें वाले एग्जाम्पल में? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना था हमें। यहाँ पर पहले तो एडिशन a + b, उसके बाद a - b और फिर उन दोनों वेक्टर का क्रॉस। बस आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, वो भी डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3 का। आप बहुत बार पहले पढ़ चुके हो, बहुत बार आपने फाइंड आउट किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स j + 2k एंड i + j। यहाँ पे क्या बोला, ये दो वेक्टर्स है, ठीक है, और यहाँ पर एक वेक्टर है परपेंडिकुलर मतलब a क्रॉस b, और ऐसे वक्त इसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला याद कीजिए, मैंने प्रॉपर्टी में आपको बताया था। तो a क्रॉस b है, तो ऐसे वक्त क्या बनेगा यूनिट वेक्टर n ± a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले हम ये दो वेक्टर को नाम दे देंगे a बार और b बार। क्या बोल रहे हैं यहाँ क्वेश्चन, ये ऐसे दो वेक्टर है जिसका परपेंडिकुलर ये a क्रॉस b है, और हमें ऐसे इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है n। तो फार्मूला है ± a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। इक्वेशन नंबर 1 दे दो। क्या करना होगा, सबसे पहले हमें a क्रॉस b निकालना होगा, निकाल लेंगे, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसको पुट करेंगे फार्मूले में। बहुत आसान है। तो चलिए a क्रॉस b पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। अब a क्रॉस b में डिटर्मिनेंट का फॉर्म आएगा जिसमें फर्स्ट रो में i j के, सेकंड रो में a के कोएफिशिएंट। अब देखिए यहाँ पर i है क्या, नहीं है, मतलब i का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, j का 1 और k का 2 मतलब 0 1 2 0 1 2। उसके बाद b में i + j मतलब 1 1, k नहीं है मतलब 0, तो 1 1 0। अब इसका डिटर्मिनेंट हमको पता है, i जैसे के वैसे, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो इसका जो डिटर्मिनेंट है क्या आएगा, 1 × 0 0 -2 देन -j। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो बचेगा 0 2 एंड 1 0। इसका डिटर्मिनेंट 0 × 0 0 -2 × 1 2। उसके बाद थर्ड एलिमेंट है k +k, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 -1, ये होगा -2i + 2j -k। ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके पहले वाले एग्जाम्पल में बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूँ, तो आप देख लो, बार बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब a क्रॉस b क्या मिला हमको, -2i + 2j -k। अब हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, और मैग्नीट्यूड जो निकालेंगे उसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अब मैग्नीट्यूड निकालना मतलब क्या, जिस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता है उसे उसके जो कोएफिशिएंट्स है उसको हम अंडर रूट के अंदर में उनके कोएफिशिएंट का हम स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं। तो i का कोएफिशिएंट -2 तो -2 का स्क्वायर, प्लस j का कोएफिशिएंट 2 तो 2 का स्क्वायर, प्लस k का कोएफिशिएंट -1 तो -1 का स्क्वायर। कहाँ पर, अंडर रूट के अंदर। तो ये होगा 4 + 4 + 1 मतलब √9। अब √9 मतलब 3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b क्या मिल गया हमको, 3 मिल गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b मिला, उसके पहले हमने a क्रॉस b फाइंड आउट किए। अब पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये फार्मूला इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, जिसमें हम पुट कर रहे, देखिए प्लस माइनस ये हो गया a क्रॉस b और डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड। अब क्या करेंगे, हम सेपरेट डिवाइड कर देंगे, सेपरेट डिवाइड। तो प्लस माइनस -2/3i प्लस 2/3j -1/3k एंड विच इज़ द, ये क्या है, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स j + 2k एंड i + j। बहुत आसान था। यूनिट वेक्टर n के फार्मूले में हमने ये पुट कर दिए, फिर उसके बाद सेपरेट डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया हमारा लास्ट रिजल्ट। अब हमारे ये जो टेक्स्ट बुक है, नए वाले टेक्स्ट बुक में जो लास्ट वाले जो आंसर्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स रॉन्ग है, कुछ इसमें मिसप्रिंट है, और हम जो सॉल्व करते हैं, अब आपको लगेगा कि भाई पीछे तो आंसर ये दिया हुआ है और ये आपने ऐसा आंसर निकाले तो ये गलत हो सकता है। तो नहीं, हम जो आंसर निकाल रहे हैं वो उसको हम टैली कर रहे हैं, और पीछे के जो आंसर से हो सकता है उसमें मिसप्रिंट होगा।
तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। तो ये जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है, इसका जो लास्ट आंसर जो दिया था बुक में वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आ गया, जिसमें फाइंड करना था यूनिट वेक्टर एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। तो जिसका ये फार्मूला था और इस फार्मूले में हमने पुट किए, सेपरेट डिवाइड किए, तो हमारे लास्ट आंसर आया। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इफ़ a dot b equals to root 3 and a cross b equals to 2i plus j plus 2k, then find the angle between a bar and b bar। बहुत मस्त एग्जाम्पल है ये वाला, आपको सॉल्व करने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा इसमें। अब a डॉट b है √3 और a क्रॉस b है 2i plus j plus 2k। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे उसको, और यहाँ पर जो एंगल है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो थीटा ये क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर a बार एंड b बार। ठीक है, अब हमें डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, हमें यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन का यूज़ करना होगा। मतलब हमने जो 5.3 के एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट यूज किया वो उसका यूज़ अभी हम क्रॉस के साथ में भी करने वाले हैं। तो हमें पता है कि दोनों का रिजल्ट a डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। अब हम ये इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास a डॉट बी है, इसलिए फार्मूला। तो a डॉट बी बराबर √3 लगा दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है इतना। और दूसरा एक रिजल्ट क्या था क्रॉस वाला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, इतना बराबर है। अब हमारे पास में क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी दिया है, तो इसका हम मैग्नीट्यूड आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ए क्रॉस बी के बराबर 2i प्लस जे प्लस 2k, तो इसका मैग्नीट्यूड हम जब निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए वो फार्मूले में हम पुट कर देते हैं। ये देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, राइट साइड एज इट इज, अंडर रूट ये होगा 4 प्लस 1 प्लस 4, 4 प्लस 1 प्लस 4, और ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 यानी कितना, तो 3। तो 3 बराबर ये राइट साइड जैसे के वैसे। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इसको 2 नंबर दे दो। अब 1 एंड 2 में कुछ सिमिलरिटी है, यहाँ से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हम ए और बी को यदि क्रॉस करना है, मतलब कट करना है, तो हमें सिंपली डिवाइड करना होगा। सिंपली क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2 करो, या फिर इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1 करो, बात एक आने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड्स 1। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या था, 3 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड 3/√3, तो राइट साइड में भी डिवाइडेड बाय कॉस। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए से मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैंसल, ये कैंसल, बचेगा क्या, साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस मतलब टैन होता है, और 3/√3 ये कैसे कैंसिल होगा, 3 मतलब क्या, √3 इंटू √3, और डिनोमिनेटर में √3, एक अंडर रूट कैंसिल होगा, बचेगा √3। अब √3 के बराबर टैन थीटा है, मतलब टैन थीटा बराबर √3 है। कैसे सॉल्व कर रहे हैं समझ में आ रहा है आपको। सबसे पहले हमने क्या किए, ए डॉट बी से यूज किए, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दिए। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के रिजल्ट में हमने ए क्रॉस बी को पुट किया और इक्वेशन नंबर 2 निकाला, और 2 को डिवाइड कर रहे 1 से, तो यहाँ पे क्या मिला, टैन थीटा इक्वल्स टू √3, एंड वी नो दैट टैन 60 मतलब √3। अब टैन 60 मतलब √3 है, तो टैन थीटा के बराबर √3 एंड टैन 60 बराबर √3, तो थीटा बराबर कितना मिला, 60 मिला। इसका मतलब यहाँ पे जो दो एंगल दिए हैं, मतलब यहाँ पे जो दो वेक्टर है ए और बी, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री है, बोलता है 60 डिग्री है। तो हेंस एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया, बहुत आसान एग्जाम्पल और बढ़िया इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ ए बार इक्वल्स टू 2i प्लस j माइनस 3k एंड बी बार इक्वल्स टू i माइनस 2j प्लस k, देन फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। अब देखिए इसके पहले जो हमने एक एग्जांपल सॉल्व किए थे, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना। अब यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे हम नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैग्नीट्यूड यदि 1 है मतलब यूनिट वेक्टर है, तो हमारा ये सिंपल फार्मूला बनेगा प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, बट यदि यहाँ पर मैग्नीट्यूड 2 बोला है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैग्नीट्यूड 3 बोला है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैग्नीट्यूड 5 बोला है तो हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी हम क्या कर देंगे, इसको यूनिट वेक्टर n को 5 से करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा।
यानी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन दो वेक्टर का क्रॉस करना होगा, फिर इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे और जो फाइनल आंसर होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल एग्जांपल है, ठीक है, समझ में आ गया। गिवन सबसे पहले ए बार इक्वल्स टू 2i प्लस जे माइनस 3k एंड बी बार इक्वल्स टू i माइनस 2j प्लस k। देन वी नो दैट, फार्मूला पहले लिख लेते हैं। द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार इज प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1 है करके यहाँ पर 1 इंटू एन लगा रहे हैं, 1 इंटू फार्मूला। बट यहाँ पर यदि मैग्नीट्यूड 5 है तो इसको क्या करना होगा, दोनों साइड को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट अब कैसे निकालते हैं आपको पता है, ए क्रॉस बी, फर्स्ट रो में आई जे के, अब सेकंड रो में ए के कोएफिशिएंट्स क्या है 2 1 -3, 2 1 -3, थर्ड रो में बी के 1 -2 1 1 -2 1। अब ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना बहुत आसान है। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो के पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो एज इट इज, ये जो पोजीशन है इसका माइनर निकालना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, बचेगा 1 -3 -2 1। फिर उसके बाद माइनस लगता है, सेकंड एलिमेंट है जे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, बचेगा 2 -3 1 1। अब यहाँ माइनस क्यों लगता है पता है, मैंने 2 बार 3 बार आपको बता चुका हूँ अभी के भी, ठीक है। तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट के, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, बचेगा 2 1 1 -2। अब इसको सॉल्व करना है, तो आई इंटू फर्स्ट क्रॉस क्या होगा 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू -2 मतलब 6, तो 1 -6 हो गया। इसके बाद आगे माइनस जे इंटू 2 + 3 + k इंटू -4 -1, 1 - 5 कितना 1 - 6 कितना -5, 2 + 3 कितना 5 और -4 -1 कितना -5। तो ये होगा -5y -5j -5k। ये जब आप ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हो तो थोड़ा सा माइन्यूटली कीजिएगा। यदि आपका एक बार गड़बड़ हो गया तो आपको उसको सर्च करने के लिए ढूंढने के लिए वक्त चला जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आराम से इसको सॉल्व कीजिए, बट प्लस माइनस की तरफ विशेष ध्यान दीजिए। तो ये हमने फाइंड आउट किए ए क्रॉस बी। अब हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट के अंदर आई जे के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, तो ये होगा -5² प्लस -5² प्लस -5², 25 25 25 मीन्स अंडर रूट 75। अब 75 को हम 25 × 3 लिख सकते हैं, 25 × 3। अब 25 को रूट के बाहर निकालेंगे तो 5 होगा, मतलब 5 अंडर रूट 3। ये क्या मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब हमारे पास ए क्रॉस बी भी है और उसका मैग्नीट्यूड भी है, तो हमें ये पुट करना होगा फार्मूले में। तो फार्मूला हमने देख चुके थे, प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ओके। तो अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड यदि 5 है तो हमें वो फार्मूले को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से। तो देखिए, देन वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार इच, तो एन को 5 से किए तो ये इधर में भी 5 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस एज इट इज 5 एज इट इज। ए क्रॉस बी हमने लिख लिए -5y -5j -5k एंड डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड है 5 अंडर रूट 3। अब हम क्या करेंगे, ये 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे, या फिर हाँ, ये 5 को 5 से कैंसिल कर दो। अब जो भी यहाँ पे बचेगा तो इसमें से भी हम -5 को बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, कैंसिल करने के बाद में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक तो प्लस माइनस जैसे कि वैसे, और -5i -5j -5k एंड डिनोमिनेटर में √3 एज इट इज रहेगा, ओके। तो यहाँ से आप -5 को कॉमन निकालो या फिर 5 को कॉमन निकालो, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं गिरता। -5 को कॉमन निकालो या फिर 5 को कॉमन निकालो। अब हम यहाँ पे सपोज -5 को यदि कॉमन निकालते तो ये तो इधर तो आ ही जाएगा, तो प्लस माइनस ऑलरेडी दिया है, या आप यहाँ पर आप माइनस प्लस लिखो या फिर प्लस माइनस लिखो, बात एक है। तो अब हम यहाँ पर जब इसको कैंसिल करते हैं, देखिए इसमें ये तो पहले क्या है कि हमने 5 से 5 कैंसिल, तो फिर ये जो बच गया, फिर यहाँ से -5 को कॉमन निकाल रहे हैं, तो बचेगा क्या i + j + k और डिनोमिनेटर में √3 एज इट इज। अब इसको कर दो सेपरेट डिवाइड। अब सेपरेट डिवाइड यदि करेंगे तो प्लस माइनस तो रहेगा ही बाहर, 5/√3 i + 5/√3 j + 5/√3 k। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जितना मैग्नीट्यूड दिया होगा उसको हम फार्मूले में मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल में। अब यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1, तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैग्नीट्यूड 2 बोलता है तो फार्मूले को 2 से करो, 5 बोलता है तो 5 से करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 4 का जो बुक में दिया हुआ लास्ट वाला जो आंसर है वो रॉन्ग है, चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड फर्स्ट रिजल्ट निकालना है हमको u डॉट वी, और ये u डॉट वी निकालने के लिए क्या क्या दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ u इक्वल्स टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ v इक्वल्स टू 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v इक्वल्स टू 8। दूसरा रिजल्ट निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ u इक्वल्स टू 10, मैग्नीट्यूड ऑफ v इक्वल्स टू 2 एंड u डॉट v इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का जो मेन हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है इसका ही हमें यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं u डॉट v, और इसके लिए गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ u इक्वल्स टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ v इक्वल्स टू 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v इक्वल्स टू 8। तो अब हमें जो वैल्यूज़ गिवन है वही फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, बराबर है। हमको बोला गया है कि u डॉट वी फाइंड आउट कीजिए, बट u डॉट वी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू कॉस थीटा है। अब यहाँ पर हमारे पास u और v तो है, बट कॉस थीटा है क्या, नहीं है। तो अब हम वो कॉस थीटा फाइंड आउट करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v के फार्मूले का यूज करेंगे। अब यहाँ पे बोलूँगी कि सर हमको कॉस निकालना है, यहाँ तो साइन दिया हुआ है, तो कॉस कैसे मिलेगा। यदि हमको साइन मिल गया तो बाय यूजिंग द फंडामेंटल आइडेंटिटी कॉस निकाल सकते हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से यदि हमारे पास साइन अवेलेबल है तो हम कॉस निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। फंडामेंटल आइडेंटिटी याद आ रही है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप स्टडी कर चुके हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम यूज करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v के फार्मूले के साथ, ये फार्मूला हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v जो 8 दिया हुआ है पुट कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ u पुट करो, मैग्नीट्यूड ऑफ v पुट करो, साइन थीटा एज इट इज़ है 2 इंटू 5 10। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, देखो 8 हो गया 10 इंटू साइन थीटा, तो फिर साइन थीटा बराबर क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 8/10, और 8/10 को हम 4/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा क्या मिला 4/5, बट हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए। तो बाय यूजिंग द फंडामेंटल आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको हम कॉस के बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर साइन थीटा की जो वैल्यू है अंडर के अंदर स्क्वायर के फॉर्म में पुट कर दो, मतलब 4/5 हमें अंडर के अंदर पुट करना होगा स्क्वायर के फॉर्म में। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, 1 एज इट इज, 4 का 16, 5 का 25, क्रॉस करेंगे तो 25 माइनस 16 होता है 9/25। अंडर रूट के बाहर यदि 9/25 को निकालते हैं तो ये होगा प्लस माइनस 3/5, प्लस माइनस 3/5। यहाँ पे आप प्लस माइनस लिखो या फिर ओनली प्लस ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कॉस थीटा हमको क्या मिला, प्लस माइनस 3/5। अब कॉस थीटा मिल चुका है, मैग्नीट्यूड ऑफ u है, मैग्नीट्यूड ऑफ v है, तो हम आसानी से u डॉट v निकाल सकते हैं। तो देन यूजिंग द फार्मूला u डॉट v इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू कॉस थीटा, पुट करो 2 5 और ये 3/5। तो 5 से 5 कैंसल, तो 2 इंटू 3 कितना 6। तो u डॉट v इक्वल्स टू क्या मिला 6 मिला, या इसको तुम प्लस माइनस भी लिख सकते हो। कैसे फाइंड आउट किया समझ में आ गया। जो दिया हुआ है, जो दिया है उसका ही यूज करके हमें रिजल्ट निकालना है। अभी हमको यहाँ u डॉट v निकालना था जिसके लिए कॉस की ज़रूरत थी, बट जो हमारे पास दिया था उसके ऊपर से हम डायरेक्टली कॉस नहीं निकाल सकते थे, इसलिए हमने क्या किए, पहले साइन को फाइंड आउट किए। तो यूजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v, इस फार्मूले का यूज करके जो दिया है वो पुट किए, साइन थीटा निकाले, फंडामेंटल आइडेंटिटी का यूज करके कॉस थीटा निकाले, और फिर उसे पुट कर दिए u डॉट v के फार्मूले में। तो हमें मिल गया u डॉट v इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। इसमें सेकंड रिजल्ट निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v, और इसमें गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ u इक्वल्स टू 10, मैग्नीट्यूड ऑफ v इक्वल्स टू 2 एंड u डॉट v इक्वल्स टू 12। अब जो पिछला एग्जाम्पल जो फार्मूले से हमने शुरुआत किए थे वो फार्मूले को हमें आखिरी में यूज करना है, और जो फार्मूले को हमने आखिरी में यूज किए थे उसको शुरुआत में यूज करना है, बस कुछ भी फर्क नहीं है। यानी हम यहाँ पर यूज करेंगे u डॉट v इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू कॉस थीटा। अब हमें साइन की ज़रूरत है, बट जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर से हम कॉस निकाल सकते हैं। तो पहले कॉस निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे, u डॉट v 12, मैग्नीट्यूड ऑफ u 10, मैग्नीट्यूड ऑफ v 2, 10 इंटू 2 20, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 12/20, शॉर्ट फॉर्म होगा 3/5, क्योंकि यहाँ पे 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 इंटू 4 एंड 3 इंटू 5, सॉरी
3 इंटू 4 और 5 इंटू 4, ठीक है। तो 3/5 ये होगा कॉस थीटा। देन बाय यूजिंग द फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन थीटा क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे आता है आपको बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देन साइन थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा का जो 3/5 ये रिजल्ट है अंडर के अंदर स्क्वायर के फॉर्म में पुट कर देंगे। देखिए √1 माइनस 3/5 स्क्वायर, 3/5 का होगा 9/25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25 माइनस 9 होगा 16/25, और इसको बाहर निकालेंगे रूट के तो ये होगा प्लस माइनस 4/5। अब इसको प्लस माइनस 4/5 लिखो या फिर ओनली 4/5 लिखो तो भी चलेगा। अब हमें साइन थीटा मिल चुका है तो हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v। तो मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू साइन थीटा। पुट करेंगे फार्मूले में 10 और ये 4/5। अब 10/5 कितना 2 और 2 इंटू 4 कितना तो 8। आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v क्या मिल गया 16 मिल गया। अब यहाँ पर जो अपने जो टेक्स्ट बुक है लास्ट में जो आंसर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक मिसप्रिंट है। जब हम ये सेकंड वाला इसका आंसर निकालते हैं, ये वाले एग्जांपल का जो सेकंड वाला जो आंसर है तो पीछे में 1.6 दिया है, बट यहाँ पे क्या चाहिए 16 चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट नंबर 6, प्रूव दैट। यहाँ पे हमें प्रूव करना है 2 इंटू ए बार माइनस बी बार क्रॉस 2 इंटू ए बार प्लस बी बार इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे टेक्स्ट बुक में दिया था 4 इंटू ए बार क्रॉस बी बार। तो यहाँ पर करेक्शन है, आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर 4 दिया है उसको 8 कीजिएगा। यदि यहाँ पर 4 दिया है तो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करके राइट हैंड साइड 4 नहीं आता, इसीलिए करेक्शन की करना है आपको, मतलब वहाँ लिखना है आपके टेक्स्ट बुक में 4 की जगह 8 कर लीजिए आप, ठीक है। कर लीजिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो प्रूव करना है वो लिख लेंगे, और सबसे पहले कंसीडर करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किए। अब क्या करना है, इसको सेपरेट मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 इंटू ए बार माइनस बी बार क्रॉस 2 इंटू ए बार प्लस बी बार। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, स्केलर एंड वेक्टर है और उनका यदि मल्टीप्लिकेशन है क्रॉस है तो हम क्या करते हैं, स्केलर का स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 2 इंटू 2 क्या होगा 4 होगा, 2 इंटू 2 4, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। 4 को रखना है आपको जैसे के वैसे, और इन दो ब्रैकेट का करना है हमें क्रॉस प्रोडक्ट। तो सेपरेट करेंगे, पहले ए क्रॉस ए बार प्लस बी बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार कर लिए हमने सेपरेट। कैसे कि समझ में आया, सबसे पहले 2 इंटू 2 4, बाकी एज इट इज। फिर हमने क्या की, ए बार को सेकंड ब्रैकेट के साथ, बाद में माइनस बी बार को सेकंड ब्रैकेट के साथ। अब हमें क्या करना है, और फिर से सेपरेट, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस प्लस माइनस बी क्रॉस बी, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्रॉस का एक रिजल्ट देखा था कि ए क्रॉस ए यदि करते हैं तो ये क्या होगा 0 होगा, याद है आपको, आई क्रॉस आई। तो जहाँ पर ए क्रॉस ए है उसको हम 0 लिख लेंगे, बी क्रॉस बी को भी हम 0 लिख लेंगे, बाकी जो है उसको फिलहाल में हम एज इट इज रखेंगे। तो क्या बचता है इसमें, देखिए ये 4 बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। तो ये -4 एज इट इज। अब ए क्रॉस बी तो जैसे के वैसे रहेगा, बट यदि हम माइनस बी क्रॉस ए को यदि लिखना चाहते हैं तो उसको हम ए क्रॉस बी पॉजिटिव लिख सकते हैं, बिकॉज ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस है, ठीक है। तो ये 1 ए क्रॉस बी प्लस 1 ए क्रॉस बी, तो ये क्या होगा 2 ए क्रॉस बी। तो 4 इंटू 2 कितना 8, तो ये होगा 8 इंटू ए क्रॉस बी एंड इट इज़ द राइट हैंड साइड। अब समझ में आया कि राइट हैंड साइड हमारा 4 जो दिया था वो गलत था, बराबर है। कैसे हमने सॉल्व किए, देखिए स्केलर का स्केलर के साथ पहले मल्टीप्लिकेशन, बाद में वेक्टर का वेक्टर के साथ, फिर सेपरेट मल्टीप्लिकेशन, बाद में क्या किए, ए क्रॉस ए बराबर 0 होता है और माइनस बी क्रॉस ए को हम ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। फिर ये 1 + 1 2 होगा और 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 8। तो जो हमको प्रूव करना था ये हमने प्रूव किए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। नंबर 7 इज इफ़ ए बार इक्वल्स टू आई माइनस 2j + 3k, b बार इक्वल्स टू 4i - 3j + k एंड c बार इक्वल्स टू
आई माइनस जे प्लस 2k, ये जो है ऊपर में कैप है, ठीक है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ऐसा भी कर सकते हो। देन वेरीफाई हमें क्या करना है, मतलब यहाँ पे भी हमें प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी बार प्लस सी बार इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी होगा। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट और राइट हैंड साइड का जो आने वाला रिजल्ट है वो दोनों भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, ए बार बी बार सी बार एक गिवन है, फिर हमें जो प्रूव करना था वो एक लाइन लिख लेते हैं, ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूव करते वक्त हम पहले कंसिडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड आउट करना। अब लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बी और सी का एडिशन करना होगा और जो वेक्टर मिलेगा उसको ए के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा। बात आ रही है आपको समझ में, क्या करना है, हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड आउट करना है। उसके लिए पहले बी प्लस सी निकालेंगे और फिर बाद में ए क्रॉस बी प्लस सी करना होगा, ठीक है। सबसे पहले बी प्लस सी, बी और सी का एडिशन, तो 4i माइनस 1i 5i माइनस 3j माइनस 1j माइनस 4j 1k प्लस 2k 3k, तो ये मिल गया हमको b प्लस सी। अब क्या करेंगे, a क्रॉस ये b प्लस सी, मतलब जो गिवन a है उसका और जो फाइंड आउट किए उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, मतलब ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट फॉर्म। ये देखिए a क्रॉस b प्लस सी, तो फर्स्ट रो में i j के, सेकंड रो में वेक्टर ए का कोएफिशिएंट 1 माइनस 2 3 और थर्ड रो में बी प्लस सी निकाले थे हमने 5i माइनस 4j प्लस 3k, तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 4 और 3। अब ऑर्डर 3 का कैसे निकालते हैं मैं आपको अब बार बार नहीं बताता हूँ, आपको तो अच्छे तरीके से अब पता ही है कैसे करना है, ठीक है, डिटेल नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट बताता हूँ। तो ये आई जैसे कि वैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, फिर दूसरा क्रॉस माइनस लगाएंगे तो 4 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 12 माइनस जे इंटू 1 इंटू 3 3 माइनस 15 प्लस के इंटू माइनस 4 प्लस 10, तो ये होगा 6i माइनस 6 प्लस 12 6i 3 माइनस 12 माइनस 15 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 12 माइनस 4 प्लस 10 6, तो 6k, तो ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब ये लेफ्ट हैंड साइड हमको मिल चुका है, अब हमें राइट हैंड साइड फाइंड आउट करना है, वो भी इसके बराबर आना चाहिए। यदि बराबर नहीं आया तो समझ जाना आपने कहीं तो भी मिस्टेक किए हो, इसलिए थोड़ा सा इसको माइन्यूटली आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब राइट हैंड साइड हमको क्या निकालना था, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी निकालना था। तो पहले निकालेंगे हम ए क्रॉस बी, ये आई जे के, ये है आई ए के कोएफिशिएंट, ये बी के कोएफिशिएंट, ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट, फिर से वही प्रोसेस, आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, ये 4 एलिमेंट बचते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते वक्त ये क्या होगा, -2 प्लस 9, सेकंड के पहले माइनस लगाते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, 1 इंटू 1 1 माइनस 12 प्लस के इंटू 1 इंटू माइनस 3 प्लस 8, तो ये होगा 7i 1 माइनस 12 माइनस 11 माइनस माइनस प्लस 11 माइनस 3 प्लस 8 5k, तो ए क्रॉस बी मिला हमको 7i प्लस 11j प्लस 5k। अब ए क्रॉस बी निकालेंगे, इसी तरह ए क्रॉस सी में फर्स्ट रो में आई जे के, सेकंड इसमें ए के कोएफिशिएंट, थर्ड रो में सी के कोएफिशिएंट, फिर वही प्रोसेस। तो इस तरह हमने निकाले यहाँ पर ए क्रॉस सी माइनस आई प्लस जे प्लस के। अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी को ऐड करना है, तो देन राइट हैंड साइड ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये फर्स्ट ब्रैकेट मतलब ए क्रॉस बी, सेकंड ब्रैकेट मतलब ए क्रॉस सी, और इनको करना है ऐड, तो आई का कोएफिशिएंट आई के साथ ऐड होगा, तो 7i माइनस 1i मतलब 6i, 11j प्लस 1j 12j 5k 1k 6k, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करना है, तो ये देखिए ये नंबर 2 6i प्लस 12j प्लस 6k नंबर 2, एंड नंबर 1 6i प्लस 12j प्लस 6k, ये है लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन में तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ आपको ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते आना चाहिए, और ये तो आपको करते ही आता ही है। 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो, 11th में भी बहुत सारे जगह पर ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किए। फिर हमने एक वेक्टर मैट्रिसेस से चैप्टर पढ़े थे शुरुआत में, उसमें तो बहुत जगह पर है। इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो हमें पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है सभी का, उसके बगैर हम इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो वो डिटर्मिनेंट में तो आपको पूरी तैयारी हो चुकी है, और उसके भी पहले मैंने ये चैप्टर में भी आपको बहुत बार डिटेल में आपको बताया है ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल।
स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 8 ये आज का जो लेक्चर नंबर 7 है इसका लास्ट वाला एग्जाम्पल है। इसके बाद के जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज के रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हम लेक्चर नंबर 8 में स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर द वेक्टर्स a बार इक्वल्स टू 2i माइनस 2j प्लस के एंड b बार इक्वल्स टू i माइनस 3j माइनस 3k। देखिए एडजेसेंट साइड आपको याद होगा, मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग वो जो बताया था आपको, उसमें मैंने एक वो बताया था कि यदि एडजेसेंट साइड यदि गिवन है और ऐसे वक्त यदि हमको पैरेललोग्राम का एरिया यदि फाइंड आउट करना है तो हमको कौन सा फार्मूले का यूज करना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b का। बहुत सिंपल है। ये दो वेक्टर है, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी दिया हुआ है और यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया है। तो इसमें हमने फार्मूला क्या ये लगाए थे, आपको पता था, हमने ये हाइट फाइंड आउट किए थे, बेस था, फिर हाइट हमने फाइंड आउट किए थे, उसको फिर एरिया पैरेललोग्राम के स्टैंडर्ड फार्मूले में पुट किए थे और स्टैंडर्ड फार्मूले में पुट करने के बाद हमें लास्ट वाला रिजल्ट मिला था मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। मतलब ये फार्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले गिवन डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है। a बार 2i माइनस 2j प्लस के, b बार इक्वल्स टू i माइनस 3j माइनस 3k। वी नो दैट, हमें फार्मूला पता है, पहले फार्मूला लिख लो, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स a बार b बार इज, क्या है फार्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार क्रॉस b बार, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मतलब सबसे पहले इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा और उसके बाद फाइंड आउट करेंगे उसका मैग्नीट्यूड। तो जो आंसर मिलेगा वो होगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, जिसके एडजेसेंट साइड्स होंगे ये गिवन a बार एंड b बार। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं a क्रॉस b। तो फर्स्ट रो i j के, सेकंड रो में वेक्टर ए क्या था, 2i माइनस 2j प्लस के, मतलब 2 माइनस 2 1। थर्ड रो में वेक्टर b क्या था, i माइनस 3j माइनस 3k, मतलब 1 माइनस 3 माइनस 3। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है, आई जैसे के वैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, ये 4 एलिमेंट बचते हैं, इसका डिटर्मिनेंट होगा फर्स्ट क्रॉस 6, सेकंड क्रॉस 3, तो 6 प्लस 3, सेकंड एलिमेंट के पहले माइनस जे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, जो बचते हैं उसका डिटर्मिनेंट फर्स्ट क्रॉस 2 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 1। थर्ड एलिमेंट के साथ प्लस लगाएंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 माइनस 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो 6 प्लस 3 9i, माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 7 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4। तो ये मिल गया a क्रॉस b इक्वल्स टू 9i प्लस 7j माइनस 4k। अब हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट के अंदर इनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे और उसको ऐड करेंगे। तो 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, 9 का होगा 81, 7 का होगा 49, 4 का होगा 16। इसको जब हम ऐड करेंगे तो एडिशन होगा अंडर रूट 146। अब ये अंडर रूट 146 हमने जो निकाले एरिया था, अब ये तो एक हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की a क्रॉस b का, बट जब हम बात करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जिसका ये सेम फार्मूला है, तो देन इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स a बार एंड b बार इज अंडर रूट 146 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया निकाल रहे तो यूनिट लगाना होगा, तो ये क्या होगा, अंडर रूट 146 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 का आंसर। बहुत आसान था। क्या बोला था यहाँ पर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट कीजिए और एडजेसेंट साइड्स गिवन है। तो एडजेसेंट साइड्स गिवन है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो हम यूज करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। जो भी आंसर आएगा आखिरी में लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह आज के लेक्चर नंबर 7 में हमने स्टडी किए थे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, और इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर तो 8 तक के एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर नंबर 7 आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आने वाले जो नोटिफिकेशंस है वो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब टू ऑल।
तो अब मैं DC कटरे आपको मिलूँगा इस वेक्टर सीरीज के लेक्चर नंबर 8 में। थैंक यू।